हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कमलेश देवांगन। स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी के बारे में कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी की पूरी जानकारी कि जीएसटी क्या है, इसमें किस तरीके से कैसे अकाउंटिंग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें जीएसटी में अकाउंटिंग करना है तो सबसे पहले तो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए कि जीएसटी क्या है, इसमें किस तरीके से क्या क्या सभी चीज़ें रहता है। तो अगर आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या फिर जो आप अकाउंटेंट हैं या आप बनना चाह रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम पूरे जीएसटी के बारे में पूरी चीज़ डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से हमारे जीएसटी के पूरे सीरीज़ आने वाले हैं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जीएसटी अकाउंटिंग मिलेगा। तो ये जीएसटी का वीडियो का पार्ट 1 है। तो अगर आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे तरीके से जीएसटी में वर्क करना चाहते हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके, तो इसमें हम पूरे सभी डिटेल आपको दिखाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जीएसटी जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जिसे हम हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर भी कहते हैं। तो गुड्स का मतलब यहाँ पे है जिस हम बिजनेस में खरीदने बेचने का काम करते हैं, ठीक है, मीन्स माल। और सर्विस का मतलब जो हम सेवाएं प्राप्त करते हैं या सेवाएं देते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर हो गए, वकील हो गए, सीए हो गए, जिससे हम कोई सर्विस लेते हैं तो ये सर्विस में आते हैं। और टैक्स जो कि वस्तु एवं सेवाओं पे लगाया जाता है। ओके, ठीक। तो ये हमारा जीएसटी कब लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी हमारे इंडिया में लागू हुआ है। तो चलिए अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए, अब बात करते हैं टाइप ऑफ टैक्सेस की। तो कितने टाइप के टैक्स होते हैं? तो टैक्स तो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उनके अंडर कुछ ये इस तरह के हेड आते हैं, और अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उनके अंदर कुछ इस तरीके के हेड आते हैं। तो जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूँ तो जैसे सेंट्रल टैक्स है, वैट है, कस्टम ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, और भी बहुत प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। पूरा इन इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक मकड़ी जाल, एक माया जाल था। तो इन सभी को ही हटा करके एक चीज लाया गया, क्या? जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक कर होना चाहिए। पूरा सभी टैक्सेस के मायाजाल को हटाकर एक चीज लाया गया, क्या? जीएसटी। ओके, अब अगर हम देखिए, हम ये तो जान गए कि जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है। अब इसमें चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं क्या? कैटेगरी का। तो कैटेगरी में फ्रेंड्स, इसमें एक होता है नॉर्मल कैटेगरी और दूसरा होता है स्पेशल कैटेगरी। अब नॉर्मल कैटेगरी यानी क्या? यदि आपका टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख से अधिक हो जाता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ओके, और अगर स्पेशल कैटेगरी की बात करूं, यदि आपका टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से अधिक हो जाता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि टर्नओवर क्या है। कई लोग तो इसी में ही कंफ्यूज रहते हैं कि टर्नओवर क्या होता है। तो टर्नओवर यानी फ्रेंड्स आपका होता है टोटल सेल। कई लोग सिर्फ टैक्सेबल सेल को ही टर्नओवर कहते हैं। टर्नओवर चाहे आपका टैक्स फ्री गुड्स हो, चाहे टैक्स इंक्लूड वाला गुड्स हो, किसी भी प्रकार का गुड्स हो, अगर आपका जो टोटल सेल जो होता है उसे ही आपका टर्नओवर बोला जाता है। तो यदि आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है तो आपका नॉर्मल कैटेगरी में से रिलेटेड होगा, और अगर आप स्पेशल कैटेगरी से में आते हैं तो आपको 20 लाख से ऊपर है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और ये कब से एप्लीकेबल हुआ है? 1 अप्रैल 2019 से। इसके पहले फ्रेंड्स इस नॉर्मल कैटेगरी में 20 लाख था और स्पेशल कैटेगरी में 10 लाख रुपए था। तो अभी 1 अप्रैल 2019 से इसे बढ़ा दिया गया है। ओके, तो देखिए अब हमें पता तो चल गया नॉर्मल कैटेगरी में हमारा टर्नओवर कितना है, स्पेशल कैटेगरी में हमारा टर्नओवर कितना है, जिसमें हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ओके, तो मैं ये कैसे पता करूं कि मैं नॉर्मल कैटेगरी में आऊंगा कि स्पेशल कैटेगरी? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के नाम हैं। तो अगर आप इन यूनियन टेरिटरी या स्टेट्स के अंडर आते हैं तो आप
किस कैटेगरी के हुए? स्पेशल कैटेगरी के, जैसे पौंडीचेरी है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। ओके, यहाँ पे देखिए इनके डिटेल्स यहाँ लिस्ट दिए हुए हैं। इनके अलावा जो भी रहेंगे वो किस में आ जाएंगे? ऑटोमेटिकली नॉर्मल कैटेगरी में। तो फ्रेंड्स, मोर देन स्पेशल कैटेगरी, जो नॉर्थ ईस्ट साइड के जो स्टेट हैं, प्लेसेस हैं, उनको स्पेशल कैटेगरी के अंडर रखा गया है, वो भी कुछ जगहों को, सभी को नहीं। देन उसके अलावा नॉर्मल, जैसे कि मैं बात करूं, राजस्थान है, बिहार है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये सब किस में आएंगे? आपके नॉर्मल कैटेगरी में। ओके, तो चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, टर्नओवर तो फ्रेंड्स एक मतलब एक लिमिट है कि आपको इसमें, इससे ऊपर आप जाते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके अलावा भी और ऐसे कई सारे चीज़ हैं, अगर आपका टर्नओवर उसको क्रॉस करे चाहे ना करें, लेकिन अगर आप कुछ और भी चीज़ें करते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, चाहे आपका टर्नओवर लिमिट क्रॉस हो चाहे ना हो। तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे जैसे ही देखिए, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, अब ये जो जीएसटी के बारे में जानते हैं या जो कहीं वर्क कर रहे हैं उनको तो ये बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन जो मेरे दोस्त जो एकदम नए हैं, जो अभी अभी जीएसटी स्टार्ट किए हैं, जिन्होंने जीएसटी का कुछ नहीं, वो जीरो हैं, तो ओके, तो उनको लिए मैं बता दूं, इंटर स्टेट मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में जब हम गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हैं तो उसे ही इंटर स्टेट कहा जाता है। तो कहीं अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको देखिए, मैं आपको बता दूं कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई पिक्चर अच्छे से समझ नहीं आता। और एक चीज़ आपको बता दूं फ्रेंड्स, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और आप लास्ट में एक लाइक तो जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार, तो एक लाइक तो बनता है। ओके, तो चलिए देखिए, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप रिवर्स चार्ज से रिलेटेड गुड्स एंड सर्विस जो अगर सप्लाई कर रहे हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आप नॉन रेसिडेंस टैक्सेबल पर्सन हैं, या फिर आप यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करते हैं अंडर जीएसटी, टीसीएस डिडक्ट करते हैं अंडर जीएसटी, अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, या फिर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर है, मींस ऑनलाइन अपने गुड्स से सर्विस को प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स, ये नहीं कि सिर्फ टर्नओवर है तभी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके अलावा कोई और भी ऐसे फैक्टर हैं जो कि अगर आप करते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन स्कीम की। चलिए भाई, हम ये तो जान लिए कि हमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, अरे लेकिन उसमें पता तो चले कि उसमें क्या कुछ टाइप्स होते हैं क्या क्या। तो चलिए देखते हैं यार आगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन टाइप की बात करें तो दो ही स्कीम होता है। तो एक होता है कंपोजिट स्कीम और दूसरा होता है नॉर्मल स्कीम। ओके, तो चलिए अब हमें ये भी पता चल गया है कि कितने स्कीम होते हैं, दो, कंपोजिशन और नॉर्मल। तो अब इन दोनों को समझना पड़ेगा कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम कंपोजिशन के बारे में समझते हैं। तो कंपोजिशन स्कीम ये छोटे व्यापारियों के लिए होता है फ्रेंड्स। तो इसमें, क्योंकि इसमें कई तरह के राहत मिलते हैं, तो जैसे कि चलिए हम देखते हैं। तो कंपोजिशन स्कीम, अब अगर मैं आपको बात करूं फ्रेंड्स, तो मुख्य रूप से जो कंपनी होते हैं, मोटे मोटे तौर पे, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मुख्य रूप से एक तो आपका ट्रेडिंग कंपनी होता है, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है, और तीसरा क्या होता है आपका सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम ले रहे हैं और अगर आप ट्रेडिंग कंपनी में हैं, तो अगर आपका टर्नओवर है वो जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, अगर आपका ट्रेडिंग कंपनी है तो। यहाँ पे फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होइएगा, जो 20 लाख और 40 लाख की लिमिट थी वो अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं ट्रेडिंग कंपनी के लिए तो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। सेम वही, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है तो अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है तो आप ये स्कीम नहीं ले सकते, तो मतलब आपका 50 लाख से कम है तभी आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। ओके, अब हम ये देख लिए कि कंपोजिशन स्कीम के लिए टर्नओवर लिमिट क्या है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और भी जानते हैं कंपोजिशन स्कीम के बारे में। तो कंपोजिशन स्कीम को लेने के फायदे क्या क्या हैं, तो भाई देखते हैं यार क्या क्या फायदे हैं आगे। पिक्चर तो अभी बाकी, मैंने जो कहा ही, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और भी मजा आते जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके,
तो सबसे पहले फ्रेंड्स 3 महीने में सिर्फ एक रिटर्न। तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये किन के लिए है? छोटे व्यापारियों के लिए है। जैसे कि आप जानते हैं कि जीएसटी में आपको, जैसे अगर आप जैसे एक कंपोजिशन है, दूसरा क्या होता है? नॉर्मल स्कीम, जिसे हम रेगुलर स्कीम भी कहते हैं, जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में, मतलब वीडियो के अभी आगे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, उन्हें क्या है, मंथली भी रिटर्न करना पड़ता है, क्वार्टरली भी रिटर्न करना पड़ता है, उनमें बहुत सारे झंझट रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका कंपोजिशन स्कीम अगर आप लेते हैं, तो आपको 3 महीने में सिर्फ एक ही रिटर्न भरना पड़ेगा। यहाँ पे हर महीने रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। और वो रिटर्न कौन सा होता है? CMP 08। ओके, इसके पहले GSTR 4 इसका नाम था, उस नाम को चेंज करके CMP 08 कर दिया गया है। ओके, तो इसमें क्या करना पड़ता है उन्हें? जो पूरा क्वार्टरली रिटर्न जो होता है, हर तिमाही के कुल लेन देन का, कुल कमाई जो भी है उनका, जो कुल सेल हुआ है, उसका टैक्स उनको पे करना रहता है। और अगर हम दूसरे फ़ायदे की बात करें, तो रसीदों को अपलोड करने का झंझट नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप रेगुलर स्कीम लेते हैं, तो क्या होता है, आप जब रिटर्न फाइलिंग करते हैं, तो आपको एक-एक इनवॉइस के अकॉर्डिंगली उसमें रिटर्न फाइल, एक-एक इनवॉइस का डिटेल देना पड़ता है। कंपोजिशन स्कीम में ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ टोटल सेल ही दिखाना रहता है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करें, तो यहाँ पे देखिए, अब हम जो टैक्स पे करेंगे जो गवर्नमेंट को, तो वो एक मुश्त टैक्स रहता है और एक निश्चित रेट रहता है फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं, जो हम क्वार्टरली रिटर्न करेंगे तो हमें कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग और सर्विस रहता है। तो अगर आप वस्तुओं का निर्माण करते हैं, मीन्स मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर हैं, तो आपको अपनी कुल तिमाही बिक्री का, मतलब क्वार्टरली जो सेल होता है, उसका 1% जीएसटी चुकाना होगा। किसको? ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट्स को। तो यहाँ पे 0.5% सीजीएसटी जो केंद्र सरकार को देंगे, और 0.5% एसजीएसटी राज्य सरकार को देंगे। अब अगर कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो एकदम मेरे जो न्यू हैं, जो अभी फिलहाल जीएसटी के बारे में उतना नहीं जानते कि सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, तो आप वीडियो को देखते रहिए, आपको लास्ट में इसके पूरे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये तो हो गया मैन्युफैक्चरर ट्रेडर के लिए। अब सेकंड आते हैं रेस्टोरेंट चलाने वाले। तो अगर आप रेस्टोरेंट वाले हैं और आपने कंपोजिशन स्कीम लिया है, तो आपको अपने कुल तिमाही का कितना? 5% जीएसटी चुकाना होगा, मतलब 2.5% सीजीएसटी और 2.5% क्या? एसजीएसटी। ओके, इसके अलावा अगर आप कोई और किसी प्रकार का सेवा का कारोबार करते हैं, किसी अन्य सर्विस प्रोवाइडर हैं कंपोजिशन स्कीम में, तो आपको 6% जीएसटी चुकाना होगा, जिसमें 3% आपका सीजीएसटी है और 3% आपका एसजीएसटी है। ओके, ठीक, अब हमें चलिए भाई टैक्स के बारे में भी समझ आ गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में जो हम लेते हैं, वो उसके नुकसान। फायदे तो देख लिए यार, लेकिन अब नुकसान भी देखना जरूरी है भाई, क्योंकि फायदा ही फायदा देखेंगे तो मजा ही आने वाला है, तो कुछ नुकसान भी देखा जाए। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, दूसरे राज्य में आप माल नहीं भेज सकते। अरे यार, ये तो बड़ा दिक्कत हो गया भाई। क्यों? जैसे कि मैंने आपसे शुरू में ही बताया, ये किनके लिए है? छोटे व्यापारियों के लिए है। तो छोटे व्यापारी तो अपने ही राज्य में माल भेजते हैं। तो अगर आप किसी दूसरे राज्य में माल भेजना चाहें, तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में आप जिस राज्य के व्यापारी हैं, आप उसी राज्य में ही अपने गुड्स को या सर्विस को सप्लाई कर सकते हैं। दूसरे राज्य से आप सामान मंगवा तो सकते हैं, पर सामान भेज नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा है, आप दूसरे शहर या राज्य से अपने लिए माल मंगवा सकते हैं, पर माल को भेज नहीं सकते, तो ध्यान रखिएगा। ओके, दूसरा क्या है, जीएसटी। आप जो बिक्री पर जीएसटी भी वसूल नहीं कर सकते। तो जैसे कि हम अपने जो कस्टमर्स है, जो पार्टी है, उनको जो हम अपना जो इनवॉइस इशू करते हैं, तो उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी है, जो आईजीएसटी है, टैक्स लगाते हैं। तो वो कंपोजिशन स्कीम में आप किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगा सकते, आपको यह वसूलने का अधिकार नहीं है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो कंपोजिशन डीलर होता है, वो कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, मीन्स अपने बिल में वो टैक्स लगा के इनवॉइस को इशू नहीं कर सकता। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, तो क्या खरीदारियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी फायदा इन्हें नहीं मिलता, मतलब जो कंपोजिशन स्कीम होते हैं, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। ओके,
अब अगर हम बात करें कंपोजिशन स्कीम जो होते हैं उन्हें कौन-कौन से रिटर्न, क्योंकि हम देखिए इनके फ़ायदे के बारे में भी देख लिया, नुकसान के बारे में भी देख लिया, तो इनके रिटर्न देखते हैं। तो जो व्यापारी जीएसटी कंपोजिशन स्कीम लेते हैं उन्हें हर 3 महीने में, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, सीएमपी 08 भरना पड़ता है क्वार्टरली, और इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर पूरा होने के बाद सालाना रिटर्न फॉर्म क्या जीएसटीआर 4 भरना पड़ता है। तो इस तरीके का क्वार्टरली मतलब एक क्वार्टर में कितने महीने हुए 3, तो एक साल में कितने क्वार्टर हुए 4। तो इस प्रकार से सीएमपी जो 08 ये यहाँ पे है, तो टोटल इन्हें 4 रिटर्न और एक जीएसटीआर 4 जिसे हम एनुअल रिटर्न कहते हैं, इस प्रकार इन्हें टोटल 5 रिटर्न भरने पड़ते हैं। ओके, तो ये हमने देखा फ्रेंड्स कंपोजिशन स्कीम के बारे में। अब यहाँ पे एक नोट है यार, तो नोट को ध्यान से देखिएगा। नोट का मतलब ही होता है कि ध्यान देना। तो यहाँ पे देखिए बिल और बोर्ड पर भी सूचना देना जरूरी। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के तहत खुद को रजिस्टर कराने वाले कारोबारियों को अपने संस्थान के गेट पर या किसी प्रमुख जगह पर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन का बोर्ड लगाना अनिवार्य है। यह शर्त इस स्कीम को अपनाने वाले सभी कैटेगरीज के कारोबारियों पर लागू होती है, भले ही चाहे वह वस्तु या सेवाओं का सिर्फ व्यापार करते हो या उनका निर्माण करते हो। इन शॉर्ट बोलूं फ्रेंड्स, अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो आपको अपने हो जो आपके गेट है, बोर्ड है, जहाँ पे भी आप हैं, चाहे बिल है, आपको ये दर्शाना होगा कि आप एक कंपोजिशन डीलर हैं। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ये कंपोजिशन स्कीम तो हमने समझ लिया। देन नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल स्कीम। तो नॉर्मल स्कीम क्या, जो कंपोजिशन स्कीम नहीं लेते हैं वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाते हैं, नॉर्मल स्कीम में आ जाते हैं। या फिर मैं ये कहूँ, छोटे व्यापारियों के लिए क्या है कंपोजिशन स्कीम, और बड़े व्यापारियों के लिए क्या है नॉर्मल स्कीम। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं। तो अगर आप नॉर्मल स्कीम लेते हैं तो इनमें क्या क्या होगा। तो सबसे पहला, आप इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों टाइप के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने कंपोजिशन के बारे में क्या पढ़ा कि आप ओनली इंट्रा स्टेट ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मतलब जिस राज्य के आप व्यापारी हैं आप उसी राज्य में ही अपने गुड्स और सर्विस को की सप्लाई कर सकते हैं, किसी दूसरे स्टेट में नहीं। लेकिन अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में हैं तो आप इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो, मतलब अपने राज्य में हो प्लस दूसरे राज्य में भी आप अपने गुड्स और सर्विस की सप्लाई कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट देखते हैं। तो आप अपने कस्टमर से सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी चार्ज कर सकते हैं, जो कि कंपोजिशन नहीं कर सकता, मतलब आप एक टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। ओके, देन हम बोले, तो जैसे कि हम कंपोजिशन स्कीम के बारे में पढ़े थे, तो वैसे ही आपको अब ये नॉर्मल स्कीम है। तो इस केस में आपको जो जीएसटीआर 1 है, जीएसटीआर 3 भी है, जीएसटीआर 9 रिटर्न फाइल करने होते हैं। और भी अलग अलग फ्रेंड्स है, और भी अलग अलग रिटर्न है फ्रेंड्स, जो कि हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। ओके, तो मुख्य रूप से आपको ये करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है आईटीसी क्लेम। तो जैसे कि आईटीसी का मतलब क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो जो कंपोजिशन स्कीम रहता है वो तो टैक्स लगा ही नहीं सकता, तो आईटीसी का तो वहां पे सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं, तो अगर आप नॉर्मल स्कीम लेते हैं तो आप यहाँ पे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब तो हमने पूरा समझ लिया कि नॉर्मल स्कीम क्या होता है, मतलब नॉर्मल को ही रेगुलर स्कीम बोला जाता है, कंपोजिशन क्या होता है, ये सब। अब हम भाई सब कहाँ के हैं, किस राज्य के हैं, क्या है, सब हमने देख लिया। हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमें नॉर्मल स्कीम लेना है कि कंपोजिशन स्कीम लेना है। तो अब बात करते हैं कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मुख्य रूप से कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा है जो कि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके लिए जो आपको ज़रूरत पड़ते हैं, जैसे कि आपका अपना पैन कार्ड है, बिजनेस का बिजनेस का जो वेरिफिकेशन कार्ड है, सर्टिफिकेट है। ओके, यहाँ पे ओनर का आईडी है, एड्रेस प्रूफ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो एक कॉमन डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा है। अगर आप एक प्रोप्राइटर हैं तो आपके लिए अलग डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आप एक फॉर्म वाले हैं, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म है, तो आपका अलग डॉक्यूमेंट होगा। अगर आपका कंपनी है तो आपका अलग डॉक्यूमेंट। आपके बिजनेस के हिसाब से ही आपके डॉक्यूमेंट भी डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नॉर्मल जो कि यूज़ हो, जो कि ज़रूरी है ही, उनके बारे में बताया है। और आगे आप जो भी हैं वो आप डिटेल उनसे पूछ सकते हैं कि किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके,
तो चलिए, हमने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। अब हमको क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा फ्रेंड। जैसे कि हम मोबाइल नंबर लेते हैं, वैसे ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? जीएसटीआईएन नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का। चलिए हम दिखा भी देते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। तो देखिए, यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग के जो कोड होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? स्टेट कोड कहते हैं। मतलब जिस राज्य के आप व्यापारी होंगे, उस राज्य का स्टेट कोड। तो जितने भी राज्य हैं और उनके स्टेट कोड्स हैं, वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ये 22 है, ये छत्तीसगढ़ राज्य का है। अगर 23 की बात करें तो वो मध्य प्रदेश का है। वैसे ही आप जितने भी राज्य रहते हैं, सबको ये कोड दिया गया है। तो स्टार्टिंग में वो रहता है। देन उसके बाद देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फ्रेंड्स, जिसमें आपके क्या 5 अल्फ़ाबेट है, 4 न्यूमेरिकल है और एक फिर अल्फ़ाबेट है। इसको हम क्या बोलते हैं? पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो जो भी व्यापारी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराता है, पहले तो उनका स्टेट कोड रहता है, देन फिर ये 10 डिजिट का उनका पैन नंबर रहता है। देन उसके बाद का तो फ्रेंड्स फिर वो तो कंपलसरी है, जैसे कि ये एंटिटी नंबर रहता है, 1 रहेगा ही रहेगा, जेड रहेगा ही रहेगा, फिर लास्ट में आपका जो डिजिट अल्फा हो या न्यूमेरिकल जो भी हो वो रहता है। तो ओवरऑल आपका देखिए, यहाँ पे 2 और प्लस 10, 13, 14, 15, टोटल 15 डिजिट का आपका जीएसटी नंबर होता है। ओके, अब हमें जीएसटी नंबर भी मिल गया भाई। अब हम क्या करें? हम देखें, तो जैसे हमको जीएसटी नंबर मिला, अब उसके बाद हम आगे भी उसके बारे में हमें डिटेल पता होने चाहिए। तो हमारा क्या रहता है? जो टैक्स रेट स्लैब है, जीएसटी में कितने टाइप के टैक्स होते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, जो टैक्स रेट स्लैब है तो 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। इसके अलावा भी और एक दो अलग अलग कुछ टैक्सेस है फ्रेंड्स, लेकिन मुख्य रूप से आपके यही चारों टैक्स ही हैं जो कि जीएसटी में लगते हैं। इसके अलावा आप बोले तो जीरो रेटेड या नील रेटेड बोल सकते हैं। मतलब जो जीएसटी में आते तो हैं, लेकिन उन पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। ओके, जिसे जीरो रेटेड या नील रेटेड भी टैक्स बोला जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देन फिर उसके बाद बात करें कंपोनेंट ऑफ जीएसटी की। तो कंपोनेंट ऑफ जीएसटी क्या है? आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, यूटीजीएसटी है। आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी का सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट का सॉरी, यहाँ पे मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है फ्रेंड्स। एस का मतलब यहाँ पे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, यहाँ पे मुझसे सेंट्रल लिखा गया है। तो यहाँ पे एस का मतलब क्या होता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, और यूटीजीएसटी का मतलब क्या होता है? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो देखें, मुख्य रूप से बात करें तो यही 4 प्रकार के कंपोनेंट है जीएसटी के। तो अब भाई हमने ये भी देख लिया कि क्या आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ये है। अरे अब ये कब लगते हैं, कैसे लगते हैं, कब हम किसको लगाएं, कैसे पता करें? तो जैसे कि मैंने फ्रेंड्स पहले भी कहा था, पिक्चर अभी बाकी है, थोड़ा सा बचा है, तो वीडियो को देखते रहिए, सब समझ में आएगा। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन की, कि कितने टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो 2 टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, जिसमें पहला है क्या आपका इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। जैसे कि वीडियो में जब हम शुरू में देख रहे थे तो ये वर्ड्स आए थे, तो यहाँ पे आपके अगर डाउट थे, जो कि हमारे जो अभी नए नए जीएसटी सीख रहे हैं, जीएसटी के बारे में जान रहे हैं, तो उनके लिए था है फ्रेंड्स। जो जानते हैं वो अगर चाहें तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी, देख भी सकते हैं यार। ओके, तो जब एक ही राज्य के दो व्यापारियों के बीच सेल और परचेस का कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो उस ट्रांजैक्शन को हम इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं। ओके, जस्ट इसके बाद अगर बात करें, हाँ, और यहाँ पे देखिए, जब आपका इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो आपका कंपोनेंट ऑफ जीएसटी क्या लगेगा? देखिए यहाँ पे आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सी का मतलब सेंट्रल, एस का मतलब स्टेट। मतलब जो क्या होता है, जब आप इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि अभी 5% लग रहा है तो कितना, ढाई ढाई हो जाएगा। 12 लग रहा है तो 6 हो जाएगा। 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। 18 है तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। ओके फ्रेंड्स,
जस्ट अगर हम दूसरे ट्रांजैक्शन की बात करें तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन जस्ट सेम वही है। जब दो अलग अलग राज्य के दो अलग अलग व्यापारियों के बीच सेल और परचेस का कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन को इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, गोवा टू बिहार, मतलब एक व्यापारी गोवा का है दूसरा बिहार का है, या फिर पहला बिहार का है दूसरा राजस्थान का है, या पहला छत्तीसगढ़ का है दूसरा मध्य प्रदेश है। मतलब अलग अलग राज्य के व्यापारियों के बीच कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उसे क्या ट्रांजैक्शन कहेंगे? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। और इस केस में आपका कंपोनेंट ऑफ जीएसटी कौन सा लगेगा? आईजीएसटी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भूलिएगा नहीं। ओके, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा मतलब एक ही राज्य में होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और अगर इंटर स्टेट होगा अलग अलग राज्य में होगा तो आईजीएसटी। तो देखिए, जब आपका आईजीएसटी लगता है तो जो आपका टैक्स रेट स्लैब था वो पूरा लगता है, मतलब 5 है तो पूरे 5% एक साथ ही रहेंगे। जस्ट उसके जगह में अगर आपका जब इंट्रा स्टेट होता है तो वो दो भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन जीएसटी के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, तो यहाँ पे जो मिस्टर एक्स जो कि एक छत्तीसगढ़ के व्यापारी हैं, और मिस्टर वाई जो कि वो भी एक छत्तीसगढ़ के व्यापारी हैं, वो तो मिस्टर एक्स है वो मिस्टर वाई को क्या करते हैं? गुड्स क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। कितने का? यहाँ पे देखिए 10,000 रुपए का सामान मिस्टर एक्स है वो मिस्टर वाई को सेल कर रहे हैं। तो टैक्स रेट कितना है यहाँ पे? 5% है। तो ये भी जो मिस्टर एक्स है वो भी छत्तीसगढ़ के हैं, और मिस्टर वाई भी हैं वो किसके हैं? छत्तीसगढ़ के। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? आप बताइए। ओके, चलिए मैं ही बता देता हूं। यहाँ पे क्या होगा? इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि एक ही राज्य के रहते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। तो इस केस में टैक्स कैसा लगेगा? चलिए हम वो भी देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुड्स की वैल्यू कितनी थी? 10,000 रुपए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो क्या लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब यहाँ पे देखिए 10,000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो कितना होता है? 500। तो 2.5% यहाँ पे ये बढ़ गया तो 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी, टोटल मिला के यहाँ पे इसकी इनवॉइस की इसे ही इनवॉइस वैल्यू कहा जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरीके से देखिए इसका टोटल वैल्यू कितना हो गया? 10,500 रुपए। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट एक दूसरा देखते हैं अब। तो यहाँ पे देखिए फिर से ट्रांजैक्शन की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स वो कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। अब इस केस में देखिए यहाँ पे जो मिस्टर एक्स, पहले वाले में हमने क्या देखा था? मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों एक ही राज्य के थे। अब यहाँ पे क्या हो गया? मिस्टर वाई कहाँ के हैं? राजस्थान के। तो सेम फिर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को क्या कर रहे हैं? गुड्स सोल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ओके, सेम वही। तो यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ राजस्थान ये तो अलग अलग राज्य हुए ना, तो यहाँ पे क्या होगा? कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। जब अलग अलग राज्य में होता है तो उसे क्या बोला जाता है? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। ओके, या इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं तो सेल बोला जा रहा है। ओके, ठीक। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं टैक्स कैलकुलेशन कैसा होगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ गुड्स कितने का है? 10,000 का है, 5% टैक्स लग रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया इंटर स्टेट होता है तो क्या लगता है? आईजीएसटी। और आईजीएसटी यहाँ पे डायरेक्ट ही, क्योंकि ये तो 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते, इसीलिए डायरेक्ट ही यहाँ पे 500 लिख दिया गया है। ओके, तो जब आपका सीजीएसटी एसजीएसटी रहेगा और किस केस में? इंट्रा स्टेट के केस में, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। और जब आपका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो सिर्फ आईजीएसटी एक ही टैक्स लगेगा, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन करके लिख दिया जाएगा, और ये यहाँ पे हमारी ये वैल्यू टोटल आ गई है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। फ्रेंड्स जीएसटी के बारे में हम और भी आपको कई सारी डिटेल बताएंगे। तो ये जीएसटी का जो वीडियो था उसका पार्ट 1 था। इसके और भी आगे के जो पार्ट आने वाले हैं इसमें हम जीएसटी की आपको थ्योरी, और फिर उसके बाद जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होने के बाद जीएसटी की पूरी कंप्लीट वीडियो सीरीज आपके साथ लाने वाले हैं, और आपको अकाउंटेंट बनाने वाले हैं। तो अगर आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप इसी तरह के हमारे जो जीएसटी का, और मैं आगे भी जीएसटी है टीडीएस है इस पे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो अगर आप हमारे वीडियोस को ऐसे डेली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके फ्रेंड्स, तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।